बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड वाले चैप्टर में से जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में से किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और एमसीक्यूज़ किस तरह के बन सकते हैं इस टॉपिक में से। तो आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। सपोज़ हमारे पास कोई लिक्विड है किसी ओपन वेसल के अंदर, यानी वेसल जो है ये ओपन है, क्लोज्ड वेसल नहीं है। अब जब लिक्विड किसी वेसल के अंदर मौजूद होगा तो ये लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ रखा है कि जो एवेपोरेशन है वो तमाम टेम्परेचर्स पर कंटिन्यू रहती है। सपोज़ ये वाटर ही है और ये पड़ा हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अगर ये ओपन कंटेनर है, एवेपोरेशन होगी, ये वेपर्स जो होंगे यहाँ से बनेंगे और ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, हवा के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर इस्तेमाल करें, यानी कंटेनर को अगर हम बंद कर दें, क्लोज्ड कंटेनर लें, वेपर्स तो बनेंगे लेकिन वो वेपर्स अब एस्केप नहीं कर सकते, वो उस कंटेनर के अंदर ही मौजूद रहेंगे, उस कंटेनर में ही रहेंगे। यानी एवेपोरेशन होगी लेकिन जो वेपर्स होंगे वो उस कंटेनर में ही मौजूद रहेंगे। कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम के बाद एवेपोरेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड से एवेपोरेशन तो होगी ही होगी, साथ साथ कंडेंसेशन भी होगी। ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है ये एवेपोरेशन के ऑपोजिट होता है। वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे लेकिन वो वापस नहीं आ वो एयर में नहीं जा सकते, एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि कौन से मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर लेते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चूँकि कंटेनर क्लोज्ड है, ये वेपर्स हो सकता है कंटेनर्स की वाल्स के साथ टकराएं, एक दूसरे के साथ कोलिजन करें और उस कोलिजन के नतीजे में इनकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा से कम हो जाए। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये चांसेस होंगे कि ये जो वेपर्स हैं जैसे ही इस लिक्विड की सरफेस के करीब आए, ये लिक्विड इनको रिकैप्चर कर ले, यानी दोबारा ये वेपर्स जो हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? कंडेंसेशन। जिस प्रोसेस में वेपर्स दोबारा लिक्विड में शामिल हो जाएं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर दो प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। एवेपोरेशन भी हो रही होती है, जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल है वो लीव कर रहे होते हैं। वही हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं, तो हो सकता है जब वो लिक्विड की सरफेस के करीब आए तो लिक्विड उनको दोबारा रिकैप्चर कर ले, दोबारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट कर ले। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसी स्टेज आती है जब इन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। रेट इक्वल का मतलब जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। 10 वेपर्स बन रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर रहे हैं तो 10 ही मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कंडेंसेट हो रहे हैं। तो उस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम। इसको हम ऐसे ज़ाहिर कर सकते हैं, एवेपोरेशन इसके साथ तवाज़न आ जाता है किसका? कंडेंसेशन का। यानी कंडेंसेशन और एवेपोरेशन में तवाज़न आ जाता है। इस तवाज़न को हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम, दो तरह के एक्विलिब्रियम होते हैं। एक स्टैटिक होता है, जब कोई रिएक्शन रुक जाए, कोई प्रोसेस रुक जाए, उसमें तवाज़न आ जाए तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं। रुकी हुई चीज़ के लिए स्टैटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कि ये प्रोसेस चल रहा है,
मतलब वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स वापस भी आ रहे हैं, ये प्रोसेस मुसलसल चल रहा है। उस चलते हुए प्रोसेस के दौरान इनका रेट बराबर हो गया, जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने वापस आ रहे हैं। तो इसलिए इस किस्म के एक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक एक्विलिब्रियम। जब डायनामिक एक्विलिब्रियम आता है तो हम कहते हैं कि जो स्पेस है इस लिक्विड के ऊपर, ये वाली स्पेस है, ये वेपर से सैचुरेटेड हो चुकी है, यानी मैक्सिमम वेपर्स हैं इसके ऊपर, वेपर से ये सैचुरेटेड है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, एट दिस स्टेज जब डायनामिक एक्विलिब्रियम आता है, स्पेस अबव लिक्विड, स्पेस अबव लिक्विड इज सैचुरेटेड विद वेपर्स। जो स्पेस होती है वो वेपर्स के साथ सैचुरेट हो जाती है। अब इस स्टेज के ऊपर, डायनामिक एक्विलिब्रियम के ऊपर, ये वाले जो वेपर्स हैं इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ये जितना प्रेशर डाल रहे होंगे इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसी प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लो कि जिस तरह हमारी अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर यानी हवा होती है, एटमॉस्फेयर उसे कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के ऊपर मसलसल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जिस प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये 3rd चैप्टर में हम इसको डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्या होता है, इसको कैसे जो है फाइंड आउट किया जाता है। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे है, ये नीचे लिक्विड पड़ा हुआ है, इस लिक्विड के ऊपर जो स्पेस है वो वेपर्स के साथ सैचुरेट हो चुकी है। तो वेपर्स उस स्टेज के ऊपर जितना प्रेशर डाल रहे होंगे इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसी को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं द प्रेशर exerted by vapors ऑफ लिक्विड। साथ साथ डेफिनेशन को पढ़ते रहा करो तो थोड़ी बहुत आपको यहीं पे याद हो जाएगी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन एक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, यानी किसी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ये जो वेपर्स होते हैं ये इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर डाल रहे होते हैं उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और किस स्टेज के ऊपर? जब एक्विलिब्रियम आ जाता है, जब डायनामिक एक्विलिब्रियम आ जाता है एट गिवन टेम्परेचर, तो इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को अफेक्ट करते हैं? मतलब वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कौन से लिक्विड ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कौन से कम करेंगे, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को अफेक्ट करते हैं? 4 फैक्टर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग। इनमें से 2 जो फैक्टर्स हैं, पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं आपको अभी बताऊँगा नहीं, आपने खुद सोचना है कि वो कैसे जो है वो वेपर प्रेशर के रेट को अफेक्ट करते हैं। पहले नंबर पे सरफेस एरिया का क्या अफेक्ट होता है ये आप सोचो। दूसरे नंबर पे नेचर ऑफ लिक्विड या अमाउंट ऑफ लिक्विड, दूसरे नंबर पे अमाउंट ऑफ लिक्विड की अमाउंट का, यानी कितना लिक्विड हम ले रहे हैं उस अमाउंट का वेपर प्रेशर के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का फैक्टर तो बहुत इजी है, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ जाता है, ये हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। और जितनी वेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतनी ही कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो चूँकि वेपोरेशन बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लीव करते हैं, ज़्यादा वेपोरेशन होती है। जितनी ज़्यादा वेपोरेशन होगी उतना ही ज़्यादा वेपर्स का प्रेशर भी होगा। तो टेम्परेचर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर के। जितने वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेट अस कंपेयर वाटर। हम वाटर को कंपेयर करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो तकरीबन होता है 4.2
टॉर प्रेशर का यूनिट है। 10 डिग्री के ऊपर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो होता है तकरीबन 9.2 टॉर, राउंड अबाउट हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो। एट 90 डिग्री वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो होता है 527 टॉर, और एट 100 डिग्री वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो होता है 760 टॉर। अब इस डेटा से जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से 10 डिग्री तक आता है, कितना चेंज आ रहा है, 10 डिग्री का चेंज आ रहा है, तो वेपर प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, ये चेंज देखो, ये तकरीबन 5 टॉर का चेंज आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें 90 से 100 डिग्री टेम्परेचर का कितना चेंज आ रहा है, 10 डिग्री, यहाँ पे भी कितना चेंज आ रहा है, 10 डिग्री, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर का कितना चेंज आता है, देखो वेपर प्रेशर का कितना चेंज आ रहा है, ये तकरीबन 237 टॉर तकरीबन, ठीक है, इतना आ रहा है चेंज। अब ये इसका मतलब है कि जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक पहुंचता है, ये 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंचता जाता है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उसका वेपर प्रेशर भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। यहाँ से हमें इस डाटा से पता चलता है कि फर्स्ट 10 डिग्री में सिर्फ 5 टॉर चेंज आ रहा है, लेकिन लास्ट 10 डिग्री में कितना चेंज आ रहा है, 237। इसका मतलब है कि जो लिक्विड्स जब बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लास्ट फैक्टर की बात करें तो लास्ट फैक्टर है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी, जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उसके वेपर्स कम बनेंगे, ज़ाहिर बात है, एट सेम टेम्परेचर। अभी हम इसको कंपेयर करके देखते हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। सपोज एट द सेम टेम्परेचर वाटर और पेट्रोल, इसका अगर हम वेपर प्रेशर कंपेयर करें एट 25 डिग्री तो हम ये देखेंगे कि 25 डिग्री के ऊपर वेपर्स किसके ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। उसी टेम्परेचर के ऊपर वाटर के कम वेपर्स बनेंगे तो पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। या ऐसे कह लो, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर, अब ये वाले दो फैक्टर जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि अगर ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, तो ज़्यादा वेपर्स प्रेशर भी होगा, लेकिन सरफेस एरिया का वेपर प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। सरफेस एरिया वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेशर की। अब प्रेशर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होती है उसको प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे हम वेपर्स के प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसको वेपर प्रेशर कह देते हैं। एरिया बढ़ा दोगे, अगर एरिया इंक्रीज कर दोगे, जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो चेंज नहीं होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज नहीं होगी। चूँकि फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज नहीं होती इसलिए सरफेस एरिया जो वेपर प्रेशर है उसको अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज नहीं होती। इस बात को जहन में रखना है अच्छी तरह। दूसरा, अमाउंट ऑफ लिक्विड, ये तो आसान है, लिक्विड जो है वो कम ले लो या ज़्यादा ले लो, इसका भी कोई अफेक्ट नहीं होगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लो या 200 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, अमाउंट ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये दोनों जो है, सरफेस एरिया और अमाउंट ऑफ लिक्विड, ये वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करते। किसका अफेक्ट होता है, या तो टेम्परेचर का अफेक्ट होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अफेक्ट होता है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से वो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है,
कब डायनामिक एक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो डायनामिक एक्विलिब्रियम को आप बता सकते हो कि कब अटेन होता है। यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू करोगे कि क्लोज्ड कंटेनर में एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन के कुछ देर बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। जब ये रेट इसका इक्वल हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेज है। इसको आप ऐसे इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। वो आपसे पूछ सकते हैं कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इसी को वेपर प्रेशर को ही हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो एयर अबव द लिक्विड होती है, जब ये वेपर से सैचुरेट हो जाती है, भर जाती है वेपर से, तो उस वक्त वेपर्स जो प्रेशर डाल रहे होते हैं उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। फिर इसके बाद MCQs में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ वेपोरेशन को अफेक्ट नहीं करता, तो इस तरह लिखे होंगे तो आपने उसमें से ढूंढना है कि कौन सा अफेक्ट नहीं करता। दो मैंने आपको बता दिए कि सरफेस एरिया का भी कोई इफेक्ट नहीं होता और अमाउंट ऑफ लिक्विड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। या ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस स्टेज पे जाके जो वेपर प्रेशर है उसमें ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, आपने बताना है कि जब कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक पहुंचता है तो उस वक्त टेम्परेचर को बढ़ाने से उसके वेपर प्रेशर में ज़्यादा चेंज आती है। जब कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक पहुंचता है तो ज़्यादा वेपर्स बनाता है, वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, ज़्यादा वेपोरेशन होती है, ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर भी होगा। तो यही कुछ बातें थी वेपर प्रेशर के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।